हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यूवीएच बेसिक क्लासेस। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने क्लास 12 भूगोल चैप्टर नंबर 2 विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व शुरू कर रखा था। इसके हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में हम इसका भौतिक कारक डिस्कस कर चुके थे इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में, और इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों के साथ आर्थिक कारक से आगे जो है डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो इससे पिछले वाला वीडियो जो था, इसमें हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि यूरेशिया में कुल जनसंख्या कितना % हिस्सा निवास करता है। तो उसका सही जवाब दिया है राहुल बिश्नोई, मोहित बिश्नोई और अंकिता बिश्नोई नाम से 3 व्यूअर है हमारे। इनका आंसर बिल्कुल सही रहा। 75% जनसंख्या जो है यूरेशिया में निवास करती है जी। ऑप्शन ए उसका सही आंसर था। तो चलिए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में हम भौतिक कारक पहले डिस्कस कर चुके हैं, आर्थिक कारक से हमें शुरू करना चाहिए। तो देखिए, आर्थिक कारक में पहला पॉइंट दिया जी खनिज। तो खनिज कैसे जनसंख्या वितरण मतलब फैलाव को, जनसंख्या के फैलाव को किस टाइप से प्रभावित करता है? तो बिल्कुल करता है जी। खनिज कैसे? अब मान लो कोई क्षेत्र है जिसके अंदर खनिज पाया जाता है जी, ठीक है जी, खनिज पाया जाता है जी। अब क्या करेंगे जी, ये खनिज पाया जाता है तो इस क्षेत्र की तरफ उद्योग आकर्षित होंगे जी। जैसे इस क्षेत्र में उद्योग आए तो उनमें काम करने के लिए मजदूर भी चाहिए जी। अब इसमें जो है मजदूर आने शुरू हो जाएंगे जी, इस क्षेत्र में जिसमें जिसमें उद्योग लगे जी। अब जैसे जैसे इसमें मजदूर आने शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पर जनसंख्या संघन हो जाएगी जी। तो यानी कि जनसंख्या के वितरण को, यानी कि फैलाव किसने प्रभावित किया? किसके किसके कारण हुआ? एक खनिजों के कारण। तो खनिज जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है जी, बिल्कुल करता है। इसका एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, अफ्रीका की कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी। ये आपको याद रखना, यहाँ से कई बार एमसीक्यू उड़ जाते हैं जी। अगला पॉइंट दिया जी नगरीकरण। कहते हैं जी नगरीकरण, देखिए नगरीकरण को आप शहरीकरण भी बोल सकते हैं। ये भी जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। कैसे करता है कि नगरों में जो फैसिलिटी जो होती है, जो सुख सुविधाएं होती है, रोजगार के अवसर होते हैं, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं होती हैं, परिवहन की सुविधाएं होती हैं, वहाँ का लोगों का जो जीवन होता है वो क्या करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो लोग क्या करते हैं, फिर ग्रामीण क्षेत्रों से उसकी तरफ जो है प्रवास करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे जो छोटे शहर थे, छोटे छोटे जो शहर थे वो भी जो है बड़े नगर बन जाते हैं। तो वहां पर जनसंख्या संघन होगी। तो ये भी जो है, ये प्रक्रिया भी जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है जी, बिल्कुल। उसके बाद है जी उद्योगीकरण। उद्योगीकरण भी क्या है जी, अब मान लो कोई क्षेत्र था जहां पर पहले कम उद्योग थे, अब धीरे धीरे विकास हुआ, वहां पर पूरा उद्योगीकरण हो गया, बहुत ज्यादा उद्योग लग गए जी, ठीक है। अब उद्योग लगे तो वही बात है जी, उनमें काम करने के लिए मजदूर भी चाहिए जी, बिल्कुल चाहिए। अब मजदूर आएंगे तो उनके बच्चे भी होंगे जी, जो कि बीमार भी होंगे, उन्हें शिक्षा भी चाहिए, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी चाहिए, दुकानें भी चाहिए, बैंक कर्मी भी चाहिए और परिवहन के साधन भी चाहिए। यानी कि उद्योगीकरण होता है तो सिर्फ मजदूर ही प्रवास नहीं करते, बल्कि द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेक्टर के लोग भी जो है उस क्षेत्र में आ जाते हैं। तो ये इससे उस क्षेत्र की जो जनसंख्या जो है संघन हो जाती है। तो ये उद्योगीकरण भी जो है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है जी। तो इसका एग्जाम्पल दिया ना, जापान का कोबे ओसाका प्रदेश, ये जो औद्योगिकरण के कारण संघन बसा है ये प्रदेश। तो तीसरा कारक हम जो डिस्कस कर आप लोगों के साथ डिस्कस करना है हुआ जी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। ये समझें आप कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो अपने धर्म या फिर संस्कृति के कारण फेमस होते हैं, है ना। तो उन क्षेत्रों में जो है उस विशेष धर्म के लोग ही रहते हैं। तो दुनिया भर से उस खास धर्म के लोग जो उस क्षेत्र में जाएंगे और जनसंख्या को संघन करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल उठाया कि मान लो कोई क्षेत्र था जहां पर सिर्फ मुस्लिम रहते थे, या फिर हाँ उस क्षेत्र में जो मुस्लिम रहते थे, और एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर जो 4-5 घर जो मुसलमानों के थे। तो वो क्या करेंगे कि उस क्षेत्र से जहां पर ज्यादा मुसलमान रह रहे थे उस क्षेत्र में प्रवास करेंगे। क्योंकि वहां पर उनके धर्म के लोग रह रहे हैं जी। तो ये सांस्कृतिक कारक भी जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता जी। और सामाजिक भी कैसे, कई स्थान ऐसे होते हैं जहां पर राजनीतिक स्थिरता नहीं होती। राजनीतिक स्थिरता क्या होता है कि मान लो वहां पर जो है कानून व्यवस्था जो है सही ढंग से लागू नहीं होती जी, और वहां पर दंगे फसाद ज्यादा होते हैं और राजनीतिक अशांति है। तो ऐसे स्थान को लोग छोड़कर चले जाते हैं जी, और ऐसे स्थान पर जाकर बस जाते हैं जहां पर प्रशासन अच्छे ढंग से काम कराओ और शांति भरा जो है वहां पर वातावरण हो। तो ये जो है इससे भी जो जनसंख्या वितरण जो प्रभावित होता है। तो ये थे हमारे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अगला टॉपिक हमारा जनसंख्या की वृद्धि। देखिए एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना ही दिया है, जनसंख्या की वृद्धि। हमने इसको यहाँ पर आपको ये आप ऐसे भी लिख ले ब्रैकेट में, परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन। ये आप जब दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो इसकी आपको जो आदत हो जाएगी। बच्चे क्या करते हैं कि इस वृद्धि को
बढ़ोतरी के लिए यूज़ करते हैं, और बिल्कुल सही भी है, क्योंकि हम जो है ज़्यादातर वृद्धि जो है आज तक बढ़ोतरी के लिए यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पढ़ते हैं क्या है, कहता है जी किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय अवधि में लोगों की संख्या में परिवर्तन जो है वो जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। यानी कि समय के दो बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र की जनसंख्या में जो परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा जी, जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा जी। यहाँ पर वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी के हिसाब से आपको इसकी परिभाषा नहीं बतानी है। इसमें जो परिवर्तन, जो ये वर्ड है ये मेन है जी। अब ये परिवर्तन जो है ये धनात्मक भी हो सकता है जी और ऋणात्मक भी हो सकता है जी। धनात्मक होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी जी, और ऋणात्मक होगा जो तब जनसंख्या घटेगी जी, है ना। अब ये इस परिवर्तन को ना निरपेक्ष और प्रतिशत दोनों ही टाइप से जो है इसको दर्शाया जाता है जी। निरपेक्ष कैसे, जैसे आंकड़ों में हम दर्शा देते हैं भाई 2001 में भारत की जनसंख्या 102.7 करोड़ थी, है ना। तो ये जो है निरपेक्ष आंकड़ा होगा, सीधा ऐसे काउंटिंग में 1 2 3 4 वाली काउंटिंग जो हम दर्शाते हैं वो होते हैं जी निरपेक्ष। और प्रतिशत में भाई 2001 से लेकर 2010 के बीच में भारत की जनसंख्या में इतनी % बढ़ोतरी हुई, तो वो इसको जो है इस परिवर्तन को जो है हम प्रतिशत में भी दर्शाते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर रहा होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आगे वाली टर्म आपको समझ नहीं आएगी, तो इसलिए वीडियो को रिवाइंड करके एक बार इसे दोबारा समझ लिया आप, ये समझ में आना बहुत जरूरी है जी। तो उसके बाद जनसंख्या की वृद्धि दर, पहले जनसंख्या वृद्धि दर को छोड़ दिया, आप जनसंख्या वृद्धि जो मैं पीछे पढ़ा वही चीज आपके दिमाग में घूमनी चाहिए जी। दर की बात आप बाद में करेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि क्या था जी, समय के किन्हीं दो बिंदुओं के दौरान किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है उसी को हम क्या कहते हैं जी, जनसंख्या की वृद्धि कहते हैं जी। अब लगा दिया जी इसके दर। जब आप छोटी क्लास में थे तो आप साइंस मैथ पढ़ते थे, उसमें था जी कि राम को 2% की दर से ब्याज देना होगा। 2% की दर से ब्याज देना होगा। तो दर यानी कि दर क्या जी, परसेंटेज को शो करती है जी, है ना। और जब जनसंख्या परिवर्तन हमने समझ लिया जी, पीछे जनसंख्या परिवर्तन हमने समझ लिया, जनसंख्या वृद्धि में जो मैंने पीछे वाला टॉपिक पढ़ा था जनसंख्या परिवर्तन, उस परिवर्तन को जो परसेंटेज की फॉर्म में दर्शाया जाता है उसको बोलते हैं जनसंख्या की वृद्धि दर। एक बार दोबारा समझिए, जनसंख्या वृद्धि, इसी से आपको डेफिनेशन बनानी है। पहले जनसंख्या वृद्धि समझिए कि समय के किन्हीं दो बिंदु के दौरान किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और जब उस परिवर्तन को जब परसेंटेज में दर्शाया जाता है, प्रतिशत में दर्शाया जाता है, तो उसको कहते हैं जनसंख्या की वृद्धि दर। इसी में पूरी डेफिनेशन है जी। तो बढ़ते हैं आगे। अब आता है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होगी, जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या जो है जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ती है तो उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। प्राकृतिक यानी नेचुरल, है ना। देखिए जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ती है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जन्म लेना और मरना ये चीज प्राकृतिक है, नेचुरल है जी, है ना। इंसान जन्म लेगा तो मरेगा भी। और अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं भाई, 5 में से 2 गए तो कितना आएगा, आप बोलोगे 3, है ना। 5 और 2 का अंतर यानी कि माइनस, तो क्या है जी 3। तो इसी से आप ये डेफिनेशन बनाएंगे कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या जो है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। प्रकृति में आप इसको ऐसे याद रखें कि नेचुरल है जन्म और मृत्यु, और अंतर यानी कि माइनस, अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या। आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, ये था जी नेचुरल, ये जी वास्तविक वृद्धि, एक्चुअल चीज ये है जी। इसमें क्या होगा, जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। अब ये आप्रवास क्या है जी, प्रवासी जो बाहर से हमारे पास आते हैं, प्रवास तो आपको पता ही होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और आप्रवास यानी आना, आजा भाई, आप्रवास। और उत्प्रवास इसको आप हरियाणवी में भी याद रख सकते हैं, उत्प्रवास भाई यहाँ से चला जा, उरे तक चले जा, है ना। तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि यानी कि जन्म माइनस मृत्यु, ये प्रकृति वाला, प्लस इसमें ऐड कर देंगे आप्रवास जो व्यक्ति बाहर से हमारे पास आए, माइनस उत्प्रवास जो हमारे पास से चले गए, तो वही होगा जी वास्तविक वृद्धि। ये कोई मुश्किल चीज भी नहीं है, आप इसको आसानी से जो है याद रख सकते हैं। अब आते हैं जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि।
जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, इसको जरा ध्यान से समझे। इसमें क्या होता है कि जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से ज़्यादा हो जाती है जी, जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से ज़्यादा हो जाती है जी। प्लस लोग क्या करते हैं जी, स्थायी आप्रवास कर लेते हैं, यानी कि जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहाँ होगी, मान लो कोई देश था, ये कोई देश था, यहाँ पर जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से ज़्यादा होगी जी। प्लस क्या हुआ जी, स्थायी आप्रवास हो गया जी, दूसरे देशों से लोग जो है यहाँ पर आके बस गए जी, स्थायी रूप से, स्थायी आप्रवास, है ना। तो इस यहाँ पर जनसंख्या क्या होगी जी, धनात्मक वृद्धि होगी जी। तो इसके जनसंख्या धनात्मक वृद्धि में आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है बस, जन्म दर जब मृत्यु दर से ज़्यादा हो जाए, प्लस उस क्षेत्र में जो है स्थायी आप्रवास कर जाए लोग, तो उस क्षेत्र की जनसंख्या की में जो है धनात्मक वृद्धि होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि में क्या होगा कि ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, यहाँ पर जन्म दर ज़्यादा थी, यहाँ पर जन्म दर कम हो जाएगी, मृत्यु दर ज़्यादा हो जाएगी। प्लस क्या होगा, लोग वहाँ से चले जाएंगे, स्थायी उत्प्रवास कर जाएंगे। अब कोई देश था, मान लो यहाँ पर क्या हुआ जी, जन्म दर जो मृत्यु दर से कम हो गई, मृत्यु दर ज़्यादा हो गई। प्लस क्या हुआ, लोग यहाँ से जाना शुरू हो गए, लोग यहाँ से जाना शुरू हो गए, लोग यहाँ से जाना शुरू हो गए, तो क्या हुआ जी, इस क्षेत्र की जनसंख्या में कमी आई, यानी जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि हुई, है ना। ये ऋणात्मक वृद्धि, धनात्मक वृद्धि, ये सब इसी के टर्म के आधार पर इन्होंने डिफाइन किया है। यानी कि जनसंख्या की वृद्धि का मतलब है कि उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में समय के दो बिंदुओं के दौरान, जो भी दो बिंदु जिनके बीच में हम जो मापना चाह रहे हैं, उसमें क्या परिवर्तन आया, उसी परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहते हैं। और ये परिवर्तन के आधार पर ही जो है इन्होंने ये आगे डिफाइन किए हैं जी। तो आई होप कि आपको ये क्लियर रहा होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं। अगर फिर भी आपका डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम आपके क्वेश्चन का जरूर जवाब देंगे।